नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द एजुकेशन कैटलिस्ट में स्वागत है। और हम लोग यहाँ पर नेट की इकाई 1 कर रहे थे, उसी को आज हम लोग आगे बढ़ाएंगे। हम लोगों ने लास्ट क्लास में हिंदी के विविध रूप कर लिए थे और समझ लिया था हिंदी, उर्दू, दक्कनी और हिंदुस्तानी के बीच में क्या संबंध होता है। आज हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे। हम लोग अपने सिलेबस में आगे बढ़ें उससे पहले आपको एक सूचना देनी है। आपको द एजुकेशन कैटलिस्ट में जल्द ही हिंदी के जो लास्ट ईयर पेपर्स हैं नेट के, वो उसके वीडियो यार नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द एजुकेशन कैटलिस्ट में स्वागत है। हम लोग हिंदी नेट इकाई 1 कर रहे थे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द एजुकेशन कैटलिस्ट में स्वागत है। हम लोग हिंदी के नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द एजुकेशन कैटलिस्ट में स्वागत है। हम लोग हिंदी का इकाई 1 कर रहे थे और उसमें हम लोग पहुंच गए थे हिंदी के विविध रूप, हिंदी, उर्दू, दक्कनी और हिंदुस्तानी तक। आज हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे। हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले आप लोगों के लिए एक सूचना है। आपको यहीं पर द एजुकेशन कैटलिस्ट पर ही जल्द ही हिंदी के जो लास्ट ईयर पेपर्स हैं, क्योंकि किसी भी एग्जाम में जो लास्ट ईयर पेपर्स होते हैं वो बहुत मैटर करते हैं, तो आपको उनसे संबंधित वीडियो जल्द ही यहीं पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो अगर आप लोगों को लास्ट ईयर पेपर्स से संबंधित वीडियो देखने में इंटरेस्ट है तो आप लोग यहाँ पर जुड़े रहिए। तो आइए शुरू करते हैं। हम लोग आज क्या करने वाले हैं? हम लोग आज करेंगे हिंदी का भाषिक स्वरूप, हिंदी की स्वनिम व्यवस्था, उनमें से आप स्वनिम से तात्पर्य फोनिम, ठीक है, खंड और खंडेतर ध्वनियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण का आधार क्या है, यहाँ तक आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि हिंदी की जो फोनिम व्यवस्था है वो क्या है, और उसमें हम पढ़ेंगे खंड और खंडेतर ध्वनियाँ। और खंडेतर में का तात्पर्य होता है सुप्रा सेगमेंटल से। तो पहले हम लोग जानते हैं स्वनिम क्या होता है। नाम आप लोगों को सुनकर बड़ा अजीब लग रहा होगा, स्वनिम क्या है। इसको अंग्रेजी तो कई लोगों ने सुन रखी होगी कि इसकी अंग्रेजी फोनिम होती है, लेकिन हिंदी में सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है। बेसिकली ये संस्कृत के स्वन धातु से बना है, ठीक है, स्वनिम, जिसका अर्थ होता है ध्वनि या फिर आप वाक कह लीजिए। तो अब आप लोग समझ में आ गया होगा स्वनिम व्यवस्था से मतलब क्या है। ध्वनि की व्यवस्था के बारे में हम लोगों को चर्चा करनी है आज। हिंदी में कि ध्वनि व्यवस्था कैसी है। देखिए, जो फोनिम होता है उसमें 3 पच्चे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो क्या है, उन 3 पक्षों के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। 3 पक्ष किसी भी ध्वनि, जो पूरा ध्वनि चक्र पूरा होता है उसमें 3 चीज़ें मैटर करती हैं। वो 3 चीज़ें क्या हैं उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, पहली चीज़ क्या होती है कि उत्पादन होना चाहिए ध्वनि का। ये ध्वनि का उत्पादन कहाँ से होगा वो मैटर करता है। इस संवहन के लिए एक माध्यम की जरूरत होगी, वो जरूरत होती है। और तीसरी चीज होती है ग्रहण करने, जहां पर रिसीवर होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मानव की बात की जाए तो उसका जो ध्वनि का उत्पादन होता है वो उसके किससे होता है, वाग इंद्रियों से होता है। वाग इंद्रियां क्या करती हैं, ध्वनि का उत्पादन करती हैं। वाग इंद्रियों से ध्वनि का उत्पादन होता है। संवहन किसके द्वारा होता है, जो वायु तरंगे होती हैं वो क्या करती हैं, संचरण माध्यम का कार्य करती हैं वायु, और एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाती हैं। और ग्रहण किसके द्वारा होता है, आपके जो कान हैं, ईयर हैं, वो आपके उत्पादित ध्वनि को सुन पाते हैं। तो किसी भी स्वनिम व्यवस्था को कंप्लीट करने के लिए 3 पक्षों की आवश्यकता होती है। वो कौन से 3 पक्ष हैं, उत्पादन, संवहन और ग्रहण, ठीक है। इसके आधार पर हम किसी भी ध्वनि को समझ पाते हैं। देखिए, इसमें एक चीज और मैटर करती है, वह ध्वनि गुण। ये ध्वनि गुणों के आधार पर ही हम किसी ध्वनि में विभेद कर पाते हैं, ठीक है। उनमें बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं आपका, जैसे पहली चीज है मात्रा, दूसरा आपका स्वर, आपको स्वर कैसा है, आघात, किस आघात से निकाली जा रही हो, और उनकी वृत्ति कैसी है। ये 4 चीजें हैं जिसके आधार पर ध्वनि गुण का विभाजन किया जाता है। और इसी जो ये ध्वनि गुण हैं इनको ध्वनि लक्षण भी कहा जाता है।
और इनको रागी तत्व भी कहा जाता है। आप लोग समझते हैं राग कैसी है, अच्छी है, खराब है, इन्हीं ध्वनि गुणों के आधार पर आप बता पाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं स्वनिम व्यवस्था के प्रकारों के बारे में जानते हैं। स्वनिम व्यवस्था के प्रकार, ये आप लोगों के सिलेबस का हिस्सा है। देखिए, स्वनिम व्यवस्था के प्रकार को दो पार्ट्स में स्वनिम व्यवस्था के प्रकारों को डिवाइड किया जाता है। कौन से वो दो पार्ट हैं? पहला हो जाता है आपका खंड ध्वनियाँ, ठीक है, जिनको क्या कहा जाता है इंग्लिश में? सेगमेंटल। ठीक है, दूसरा हो गया आपका खंडित खंडेतर ध्वनियाँ। ठीक है, खंड और खंडेतर दो पार्ट्स में इनको डिवाइड कर दिया जाता है। इनको सुप्रा सेगमेंटल बोलते हैं। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इंग्लिश इसलिए बता दे रहा हूँ कि शायद आप लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम हो खंड और खंडेतर में। वैसे हिंदी के विद्यार्थी हैं तो इतनी समस्या नहीं होनी चाहिए, वरना तब तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं खंड ध्वनियाँ क्या होती हैं। खंड के बारे में हम लोग आगे विस्तृत पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, खंड ध्वनियाँ वो होती हैं जिनका आप क्या है कि विभाजन के रूप में कर सकते हैं। ठीक है, इसका दो पार्ट से हम विभाजन करते हैं। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। ठीक है, आपको पता है कि हिंदी में स्वर 11 होते हैं और व्यंजन मूल रूप में 33 होते हैं। उसके बाद कुछ और भी व्यंजन होते हैं, जैसे आपके अंतस व्यंजन होते हैं, आपके ऊष्म व्यंजन भी आ जाते हैं इसमें। ठीक है, ये सभी आगे इनमें पार्ट्स और भी हैं, अगर हम लोग करेंगे तो। स्वर होगा कितने आपके? 11। इनमें से आपके आ ई जो भी हैं ये सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये हैं आपकी खंड ध्वनियाँ, इनके बारे में हम लोग आगे विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है, अब दूसरा बात है खंडेतर ध्वनियों की। तो खंडेतर ध्वनियाँ क्या? जिनका स्वतंत्र उच्चारण ना किया जा सके, अर्थात इनका खंडेतर ध्वनियाँ वह ध्वनियाँ होती हैं जिनका आप स्वतंत्र उच्चारण नहीं कर सकते हैं, उनको हम खंडेतर स्वनिम कहते हैं। अर्थात क्या है कि ये जो ध्वनियाँ होती हैं, खंड ध्वनियाँ होती हैं, उनके उच्चारण में क्या करते हैं, हमें अंतर अगर स्थापित करना है, उसके लिए खंडेतर ध्वनियों का प्रयोग होता है। इनमें कौन से खंडेतर ध्वनियों को हम थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं। खंडेतर ध्वनियाँ कौन कौन सी होती हैं? देखिए, खंडेतर ध्वनियों में क्या विभाजन क्या हो सकता है? खंडेतर ध्वनियों को विभाजन किसके आधार पर किया जाता है? अनुनासिकता के आधार पर किया जाता है। अनुनासिकता क्या होती है? अनुनासिकता क्या है? जिसमें नाक का प्रयोग, उसको अनुनासिकता से तात्पर्य उसी से लिया जाता है। इसमें भी दो पार्ट होते हैं। एक होता है अनुनासिक और दूसरा होता है अनुस्वार। ठीक है, जिसमें नाक से कम वायु निकले। ठीक है, नाक से कम और मुंह से ज्यादा, और जिसमें नाक से ज्यादा उसमें उनको अनुस्वार कहते हैं, और जिसमें नाक से कम उसको अनुनासिक कहते हैं। ठीक है, तो जैसे आपका अंक बोलना है, अंक, इसमें क्या है, नाक से ज्यादा निकल रहा है तो यह अनुस्वार का प्रयोग हो गया। ठीक है, और जैसे आंख बोलना है आपका, ठीक है, इसमें क्या है, आपका नाक का कम मुंह का ज्यादा प्रयोग हुआ, तो इसमें नाक से कम वायु निकले उसको क्या बोलते हैं? अनुनासिक, और इसमें नाक से ज्यादा निकले उसको हमको लोग क्या बोलते हैं? अनुस्वार कहते हैं। ठीक है, दूसरी चीज क्या होती है जो कि खंडेतर ध्वनियों में हम लोग समझते हैं, वो दूसरी चीज होती है सुर। ये सुर क्या होता है? देखिए, सुर से जुड़े हुए तीन चीजें होते हैं, तीन चीजों का साइकिल होता है: सुर, तान और अनुतान। ये खंडेतर ध्वनियों में देखा जाता है। अब सुर क्या होता है? जो भी आप बोल रहे होते हैं उसका जो अवरोह और अवरोह, जो ध्वनियां होती हैं अवरोह और अवरोह को क्या बोलते हैं? सुर कहते हैं। सारे, तो ये क्या है, जो घोष ध्वनियां होते हैं उनके अवरोह और अवरोह को, किसके? घोष ध्वनियों के अवरोह और अवरोह को क्या कहते हैं? सुर कहते हैं। अब यही जब ये शब्द में पहुंच जाए तो उसको क्या कहा जाएगा? शब्दों के अवरोह और अवरोह क्या कहा जाता है? तान कहा जाता है। ठीक है, शब्दों के, और जब वाक्य में यही चीज पहुंच जाए, वाक्य स्तर में ये चीज पहुंच जाए तो उसे क्या कहना जाने लगेगा? अनुतान कहा जाने लगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर खंडेतर ध्वनियों के बारे में क्या क्या जाना? दो चीजों के बारे में हम लोगों ने जाना, एक अनुनासिकता के बारे में जाना और दूसरा सुर, तान और अनुतान के बारे में जाना। तीसरी चीज जो खंडेतर ध्वनियों का पार्ट होती है, जिसको संगम भी कहते हैं,
होता क्या है कि जब किसी दो अलग अलग शब्द होते हैं और वो मिलकर किसी एक नए शब्द की रचना कर रहे होते हैं, तो क्या होता है कि कहीं पे पॉजेज आते हैं। वो पॉजेज क्या, आप ऐसे समझ लीजिए जैसे हिंदी में संधि होती है, वही जो संधि होती है, संधि में हमें क्या है, उच्चारित समय में कुछ लगता है ना, कि सपोज करिए अगर हमें क्या बोलना है, किसी को मर्जा बोलना है, मर जा, या और कोई एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, हमें बोलना है कमाना। तो ये दो शब्दों को, इसका अगर हम विभाजन करें, कम धन आना, कमाना, कम आना, अगर ये जो संगम हो रहा है वहां पर कुछ समय का सीमांत है, तो वही क्या होता है, संगम कहलाता है। ठीक है, ये सारी चीजें भी खंडितर ध्वनियों का पार्ट होती हैं। ठीक है, तो अब एक चीज और आपका मैटर करती है खंडितर ध्वनियों, वो है मात्रा। किसी भी ध्वनि को उच्चारित करने में जो लगा समय होती है वो उसका मात्रा कहलाती है। और बलाघात एक अलग वर्ड होता है जो कि खंडितर ध्वनियों का एक पार्ट है, बलाघात। किसी वर्ड को बोलने में जो हम फोर्स देते हैं ना, वो बलाघात कहलाता है। सपोज करिए अगर हमें इंद्र बोलना है तो इंद्र बोलेंगे हम, विष्णु बोलना है, विश्व बोलना है, विश्व, इंद्र, हम क्या है विश्व, वी पे क्या है, जोड़ दे रहे हैं, तो ये क्या है, बलाघात कहलाता है। अगर हम अलग से इनको हम क्या, अभी हम लोग जब समझ रहे थे, जब हमने पढ़ा कहाँ, सॉरी, हम लोग अभी जब खंडितर ध्वनि की परिभाषा पढ़ रहे थे, उसमें हमने बताया था जिनका स्वतंत्र उच्चारण नहीं हो सकता। तो अभी हमने जितनी भी चीजें पढ़ी, सुर, तान, अनुतान, अनुनासिक, मात्रा या बलाघात, इन सबका क्या है, स्वतंत्र उच्चारण तो नहीं हो सकता ना। ये किसी जो खंड ध्वनियां हैं उनके साथ ही आते हैं, और उनमें क्या है, गुण पैदा करते हैं, और उनमें अंतर पैदा करने का काम करते हैं। उनको क्या बोलते हैं, खंडितर ध्वनियां। तो आप लोगों को, मुझे उम्मीद है कि खंडितर ध्वनियां समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोगों ने खंडितर ध्वनियां सही से समझ ली हैं। अब हम बात करते हैं खंड ध्वनियों की। वहां पर हम लोगों ने इतनी विस्तृत चर्चा नहीं की थी खंड ध्वनियों की। अब खंड ध्वनियों के विभाजन की बात करते हैं। हम लोग वहां पर खंड ध्वनियों को दो पार्ट्स में बांटा था। कौन कौन से दो पार्ट थे? पहला था स्वर और दूसरा था व्यंजन। ठीक है, अब हम बात जिसकी करने जा रहे हैं वह है स्वर। ठीक है, अब ये खंड ध्वनियों को दो स्तर पर हम लोग विभाजन करेंगे स्वर के आधार पर। ठीक है, देखिए अब स्वर का विभाजन कैसे होगा। देखिए पहली चीज तो दो चीजें आप समझ लीजिए, सभी स्वर क्या होते हैं, घोष होते हैं। अभी हम लोग जब व्यंजन पढ़ेंगे तो घोष और अघोष के बारे में पढ़ेंगे। और सभी जो स्वर होते हैं वो क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। ये दो चीज बिल्कुल आप रट लीजिएगा, कभी पूछा जा सकता है, कहीं भी पूछा जा सकता है, आपको नॉर्मल एग्जाम में मिल जाएगा। तो जो सभी स्वर होते हैं वो घोष होते हैं, और सभी स्वर क्या होते हैं, अल्प प्राण धारक होते हैं। ठीक है, अब हम स्वर के विभाजन की तरफ चलते हैं। उसका विभाजन कई आधार पर किया जा सकता है। जैसे उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का विभाजन आप कर सकते हैं, उच्चारण के समय के आधार पर कर सकते हैं कि उच्चारण में कितना समय लग रहा है, जिह्वा के स्थान के आधार पर, सॉरी, अब जिह्वा का जो स्थान है उसके आधार पर आप कह सकते हैं, मुख विवर का जो आधार है वो उसके आधार पर आप कह सकते हैं। ठीक है, ओष्ठ के आधार पर आप विभाजन कर सकते हैं। ठीक है, ओष्ठों का क्या डिजाइन है उसके आधार पे आप इनका विभाजन कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं पहले विभाजन की तरफ, उत्पत्ति के आधार पर। जानते हैं उत्पत्ति के आधार पर कैसे विभाजन होता है किसका, स्वरों का। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का विभाजन तीन प्रकार से होता है, ये आप लोग याद रखिएगा, कहीं भी पूछा जा सकता है। पहला विभाजन क्या होगा दोस्तों, पहला विभाजन होगा ह्रस्व। आप लोगों ने बचपन से पढ़ रखा ह्रस्व, दीर्घ और संयुक्त। आप लोगों ने ह्रस्व और दीर्घ तो पढ़ा होगा, यहाँ पर तीसरा आप लोग समझ लीजिए संयुक्त। थोड़ा डीपली जानते हो उत्पत्ति के आधार पर तीन प्रकार के स्वर होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और संयुक्त। ह्रस्व में कौन कौन से स्वर आते हैं आपके दोस्तों, आ जाता है आपका, ई आ जाता है आपका, उ आ जाता है आपका, और छोटी री आ जाता है। ठीक है, ये किसके पार्ट हो गए, ह्रस्व के। अब दीर्घ क्या हो जाएगा, अब इन्हीं का जो दीर्घ रूप हो जाता है वो किसका पार्ट हो जाता है, दीर्घ का पार्ट हो जाता है। जैसे आ का आ हो जाता है, ई हो जाता है और उ हो जाता है, ये क्या हो जाएगा, दीर्घ, बड़ी री का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, संयुक्त, अब इन्हीं के जो इस्तेमाल से, इन्हीं के जो संधि से जो जिन स्वरों का निर्माण होता है मित्रों, उनको क्या कहा जाता है, संयुक्त स्वर कहा जाता है।
अब उन स्वरों में कौन कौन से आ जाएंगे, आपका ए आ जाएगा, आ धन ई मिलके क्या बन जाता है, आपका ए बन जाता है। वैसे ही आपका क्या आ जाएगा, ए, ये स्वतंत्र नहीं है, ठीक है। आपका ओ आ जाएगा, आपका औ आ जाएगा। ये सब क्या है, आ धन ऊ अगर मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा, औ ओ, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, उत्पत्ति के आधार पर हमने कितने वेद किए, हस्व, दीर्घ और संयुक्त। ये 3 वेद हमने किसके आधार पर किए, उत्पत्ति के आधार पर किए। अगला विभाजन क्या है, उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण समय के आधार पर, ठीक है। अगले विभाजन की ओर चलते हैं हम लोग। आप लोग लिखते रहिएगा, जहां ये सारी चीजें पेपर में हर एग्जाम में आपसे पूछी जाएंगी। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी कई बार चीजें पूछी जाती हैं, जहां पर हिंदी या जनरल हिंदी आती है। जनरल हिंदी वाले पार्ट में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन सबका नोट्स आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं उच्चारण के समय के आधार पर। जहां पर आप लोगों को समझ में ना आए दोस्तों जरूर बताइएगा। इसको मात्रा के आधार पर भी हम कह सकते हैं कि मात्रा के आधार पर स्वरों का विभाजन, ठीक है। तो इसमें 3 प्रकार के स्वर इसमें भी होते हैं। पहला होता है ह्रस्व, दूसरा होता है दीर्घ, और तीसरा इसमें एक अलग विभाजन आ जाता है, वो होता है प्लुत, ठीक है। इसका प्रयोग हिंदी में बहुत कम होता है। जब आप जैसे ओम आप लोग लिखते हैं, ठीक है, बोलते हैं ओम, तो ये संस्कृत से आया हुआ स्वर है, ठीक है। तो हस्व स्वर क्या होते हैं, इनको एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है, हस्व वाले को, इसमें एक मात्रा हो, एक मात्रिक स्वर। दूसरा हो जाएगा आपका द्विमात्रिक स्वर, ठीक है। और तीसरा हो जाएगा आपका त्रिमात्रिक स्वर, ठीक है। अब ये आपका एक वर्ड यूज होता है उच्चारण समय के आधार पर। जिसमें बोलने में कम समय लगे उसको एक मात्रिक स्वर कहते हैं। जिसको बोलने में हस्व से दुगना समय लगे उसको दोस्तों क्या बोलेंगे, दीर्घ स्वर बोलेंगे। और जिसको बोलने में हस्व से 3 गुना, हस्व का 3 गुना जिसमें समय लगे उसको क्या बोलते हैं, प्लुत स्वर बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि हस्व के अंतर्गत कौन कौन से स्वर आएंगे। हस्व के अंतर्गत आपके आ जाएंगे आ, ई, उ और री। जो दोस्तों उत्पत्ति के आधार पर जिनका वेद हमने किया था और जो हस्व के अंतर्गत आ रहे थे वही हस्व के अंतर्गत यहाँ पे भी आते हैं, ठीक है। अब जानते हैं दीर्घ स्वर कौन कौन से हो। उनमें आपका आ जाएगा, आ जाएगा आपका, ई आ जाएगा आपका, ए आ जाएगा, ए आ जाएगा, उ आ जाएगा, ओ आ जाएगा, औ आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आपके इसे उत्पत्ति के आधार पर हमने विभाजित किया था, दीर्घ और संयुक्त का जो मिश्रण है वो यहाँ पे आ जाता है। दीर्घ और संयुक्त का मिश्रण यहाँ पे क्या हो जाता है, इसमें आ जाता है उच्चारण स्थान के आधार पर। अब हम आगे चलते हैं। तीसरा विभाजन हमने जो किया था वो क्या है, जिह्वा के आधार पर किया था, ठीक है। जिह्वा के आधार पर आपने विभाजन हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, पहला विभाजन है अग्र, दूसरा है मध्य और दोस्तों तीसरा है पश्चिम, ठीक है। इस 3 आधारों पर स्वर का विभाजन किया जाता है। जिसमें जीवा का जो अग्र भाग है वो प्रयोग होता है उच्चारण के लिए, उसको दोस्तों अग्र के आधार पर विभाजित कर दिया जाता है। जैसे आपका ई हो गया, ई हो गया, ए हो गया एंड ए हो गया। अब मध्य में केवल एक स्वर आता है, वो कौन सा है, जीवा के आधार पर आ। अगर पश्च के आधार पर देखा जाए तो उसमें आपका आ जाएगा, उ आ जाएगा, उ आ जाएगा, ओ आ जाएगा और दोस्तों औ आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग चलते हैं चौथे डिवीजन की तरफ। चौथा डिवीजन हमने किया था मुख विवर के आधार पर। अब मुख विवर क्या मतलब, मुख का आकार के आधार पर, ठीक है। मुख कितना खुला रहता है, कितना बंद रहता है, इसके आधार पर इसको 3 प्रकार से हम लोग 4 प्रकार से विभाजित करते हैं दोस्तों। पहला है संवृत्त, ठीक है। दूसरा है अर्ध संवृत्त। तीसरा पार्ट दोस्तों क्या हो जाएगा, विवृत। चौथा पार्ट हो जाएगा अर्ध विवृत, ठीक है। यहां पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो 4 पार्ट्स हो गए मुख विवर के आधार पर। संवृत्त क्या होता है, जिसमें क्या होता है, मुख द्वार लगभग क्या होता है आपका क्लोज होता है, जैसे ई, ठीक है, उ और उ। इन चारों में क्या है आपका, जो इनको संवृत्त स्वर कहते हैं और इनमें लगभग मुंह क्लोज रहता है। और अर्धसंवृत्त क्या होता है, थोड़ा सा खुला होता है, उनमें कौन कौन से आ जाते हैं, ए और ओ आपका आ जाते हैं इसमें, ठीक है। और जिसमें केवल पूरा मुंह खुला हो उसको क्या कहते हैं, विवृत स्वर कहते हैं, उसमें केवल आपका आता है आ।
एक उसमें क्या होता है पूरा आ, आप लोग पूरा मुंह खोल के बोलते हैं आप, ठीक है। और अर्धविवृत क्या होता है, संवृत और अर्ध संवृत के बीच का जो होता है उसको अर्धविवृत कहते हैं। इसमें आपका आ जाएगा ए, ओ, आ और अंग्रेजी वाला आ, ठीक है, ये इसके पार्ट हो जाते हैं, ठीक है। हम लोग चार के विभाजन देख लिया, उत्पत्ति के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, जीवा के आधार पर और मुक्त विवर के आधार पर। अब अगला दोस्तों देखते हैं हम लोग ओष्ठों के आधार पर, ठीक है। ओष्ठों के आधार पर, ओष्ठों के आधार पर कैसे विभाजन होता है, सबने यहाँ पे थ्री इडियट्स देखी होगी, और थ्री इडियट में बोलता है बट ओट घुमा सीटी बजा वाला गाना आप लोगों ने सुना होगा, तो वही यहाँ पे भी है, ओट घुमाना है आपको, और ओट के जो घुमाने पे स्टाइल बनेगी उसके आधार पर इनको दो पार्ट्स में दोस्तों डिवाइड कर दिया जाएगा, वृत्ताकार और दूसरा अवृत्ताकार। अब वृत्ताकार में कौन कौन से आएंगे, आप सिंपल सी बात आप लोग बोल के चेक करिए, जिनमें आपकी जो ओंठे हैं घूम के गोला बना लें, मतलब जैसे ऊ, ऊ, ओ, औ, आ, ठीक है। और अवृत्ताकार जिसमें आपका जैसे आ, इसमें क्या है आपकी ओंठें फैल जाती हैं, आ, ई, ई, ए एंड ए, ये ओष्ठों के आधार पर। तो हमने जो खंड ध्वनियाँ उनके स्वर पार्ट में जो विभाजन था हमने उनको समझ लिया है, टोटल 5 पार्ट्सों में हम लोगों ने डिवाइडेशन को समझा है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कोई समस्या नहीं होने वाली। उत्पत्ति के आधार पर हम लोग ने जान लिया, उच्चारण समय के आधार पर जान लिया, जीवा के आधार पर जान लिया, मुख विवर के आधार पर जान लिया और ओष्ठों के आधार पर जान लिया, ठीक है। तो अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम लोग उनके सोल्यूशन की कोशिश करेंगे।